जो वहाँ के मूलवंशी यानी मूल निवासी लोग होते हैं उनको इंडिजीनियस कहा जाता है। देश के प्रत्येक दुनिया में प्रत्येक देश के अंदर इंडिजीनियस पीपल पाए जाते हैं। और फूलन देवी कौन थी, क्या उसके साथ हुआ था और किस तरीके का उसने जीवन जिया और आखिर में किस तरीके से वो राजनीति में आई, ये तमाम चीज़ों के बारे में अधिकांश लोग जानते। कुछ लोगों ने उनकी बैंडेड क्वीन के नाम से फिल्म बनी थी, उसको देख कर कुछ कहानी को समझने की कोशिश की या जानकारी ली। कुछ लोगों ने बामसेफ के माध्यम से, बामसेफ के मंचों के माध्यम से और फूलन देवी की हिस्ट्री को पढ़ने के बाद में इस बात को लेकर के जानकारी हासिल की। मगर कुछ जानकारियां ऐसी है जो मैं आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप लोगों को बधाई के साथ साथ ये जानकारी भी देना चाहूँगा कि फूलन देवी जिस तरीके से उसके साथ में हुआ और जिस तरीके से उसको पेश किया गया, तो मैं एक सच्ची कहानी घटना बताना चाह रहा हूँ जो मेरे जीवन की है। मैं दिल्ली में गया था और उस समय फूलन देवी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से चुनाव, एमपी का चुनाव लड़ी थी। उससे पहले जब 13 दिन की सरकार बनी थी तो 13 दिन की सरकार में वो इलेक्शन जीत कर आई थी पहली बार। लेकिन बाद में जब 13 दिन की सरकार गिर गई और फिर दोबारा चुनाव हुआ तो वहाँ मिर्ज़ापुर में जहाँ से चुनाव लड़ा था फूलन देवी ने, वहाँ बूथ कैप्चरिंग हुई और बूथ कैप्चरिंग करके फूलन देवी को हराया गया। वो सरकार भी ज़्यादा नहीं थी कि 13 महीने तक चली थी, मगर उस बूथ कैप्चरिंग के मामले को लेकर के वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठी थी और हम लोगों को पता चला कि फूलन देवी धरने पर बैठी है। तो मेरे साथ कुछ साथी थे हमारे राजस्थान के, हम लोगों ने सोचा क्यों ना उससे मिल लिया जाए। थोड़ा हमें उसके बारे में जानकारी थी, लेकिन एक उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी कि फूलन देवी से मिलना। हम लोग जंतर मंतर पे गए मिलने के लिए, तो धरना स्थल पर वो सोई हुई थी, थोड़ा लेटी थी। तो हमने वहाँ जो खड़े थे उसके गार्ड वगैरह, उनसे बात की, भाई हमें फूलन देवी से मिलना है। तो बोला वो अभी सो रही है। मैंने कहा जगाओ। तो वो एक सब इंस्पेक्टर वहाँ खड़ा था, उसने कहा भाई साहब हमारी तो हिम्मत है नहीं इसको जगाने की, ठीक है ना, हमारी तो हिम्मत है नहीं इसको जगाने की, ये अपने आप जागेगी तब आप मिल लेना। तो फिर हम लोगों को थोड़ा वेट भी करना पड़ा। 10-15 मिनट बाद में जब उसने करवट बदली तो पास में बैठे थे उनके धरना स्थल पर सहयोगी, उन लोगों ने कहा कि राजस्थान से कोई आपसे मिलने के लिए आए। तो हम लोग, उन्होंने तुरंत कहा बुलाओ। तो मैं और मेरे साथी वहाँ गए। हमने अपने इंट्रोडक्शन में जब उसको बताया कि हम राजस्थान से आए हैं और भील कम्युनिटी से हैं, तो आपको मतलब यकीन नहीं होगा कि वो उठकर खड़ी हो गई और गले लग गई। गले लग कर के उसने जो शब्द कहे वो मुझे आज भी याद है, और उन शब्दों ने मुझे एक बहुत बड़ा खोज का विषय दिया था जो मैं आपके सामने आज बताने जा रहा हूँ। ये इसी आदिवासी दिवस से भी संबंधित है और फूलन देवी से भी संबंधित है और हमारे समाज से भी संबंधित है और हमारे मिशन से भी बहुत ज़्यादा संबंधित है। तो मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि हम राजस्थान के भील हैं, तो लपक कर मेरे गले लग गई और कहा मेरे मायके वाले आए, नहीं आता। अब जो वहां पर मछली पकड़ने का काम करते थे, नाव चलाने का काम कर रहे थे, मल्लाह केवट का काम करते थे, निषाद जो दुसाद और निषाद ये जो चिड़ियाओं को पकड़ते थे, इस तरीके से सभी जो ट्राइब्स लोग थे उनको वहां पर उन्होंने आदिवासी में डाल रखा है। सॉरी, आदिवासी में होना चाहिए, उनको अदर बैकवर्ड क्लास में डाल दिया। अब अदर बैकवर्ड क्लास में उनको जानकारी नहीं थी और उनको सर्टिफिकेट दिया जाने चला लगा ओबीसी का। जैसे कि बिहार के अंदर ये जो मुसहर है, मुसहर ट्राइब्स जाति है, आदिवासी जाति है, जिसको गुजरात के अंदर महाराष्ट्र बॉर्डर और उस साइड में
ऊंदर मार बोलते हैं, उधर मूसर, मूसर का मतलब जो चूहों को मार कर खा जाते हैं परिस्थितियों के अनुसार, और उधर जो ऊंदर मार बोलते हैं, तो ऊंदर गुजराती में ऊंदर बोलते हैं चूहे को, तो वो ऊंदर मार और इधर मुशहर, ये ट्राइब्स लोग हैं, आदिवासी हैं, लेकिन उनको भी अलग अलग जगह पर अलग कैटेगरी में डाला गया और उनको शेड्यूल कास्ट में वहां पर डाला गया है। तो ये कुल मिलाकर के जो आज मेरा बात कहने का जो मतलब है इस अवसर पर, और ये समर्पित है उस क्रांति बाला हमारे समाज की गौरवशाली वीरांगना को, जिसकी मैं जानकारी आपको दे रहा हूं कि वो वहां अगर उनके समाज को रखा होता तो उत्तर प्रदेश में 22 से 25% ट्राइब्स होता, जहां पर आधा % भी ट्राइब नहीं है। आज की तारीख में आधा % भी नहीं है। तो वहां पर ट्राइब्स को किस तरीके से तोड़ करके उन्होंने उधर ओबीसी में डाल दिया, और ओबीसी के लोगों को क्या बताया कि ये तुम्हारे अंदर आ गए हैं, भूल से आओ कैसे भी आओ, लेकिन ये वास्तव में जो है ये आदिवासी हैं और भील हैं, निषाद है, ये तुम्हारे बराबरी के नहीं हैं। इसलिए वहां पर निषाद, मल्लाह, केवट, दुसाद, इन लोगों की दशा जो मैं देखी, तो मेरा उस फूलन देवी से बात होने के बाद में ये सब्जेक्ट बन गया मेरे लिए, खोज का विषय बन गया। तो मैंने इस बात को खोज की उत्तर प्रदेश में जब मैं प्रभारी रहा उस समय, तब मुझे पता चला कि वहाँ 25% के आसपास आबादी है जिसको उन्होंने ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लास में डाल रखा है। और अदर बैकवर्ड क्लास की जो जातियां हैं, ओबीसी की जो जातियां हैं वहां पर पिछड़ी जातियां हैं, जैसे यादव है, ये जब सैनी है, माली है, कुमार जो भी है, ये लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते। ये इनके साथ में किसी भी प्रकार का रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करते। और ये जो निषाद, दुसाद, मल्ला, केवट है, ये लोग शेड्यूल कास्ट में डाली हुई जातियां जो हमारी मूल निवासी जातियां हैं या ट्राइब्स, तो वहां खत्म ही कर दिया कुल मिलाकर, तो वे शेड्यूल कास्ट के साथ में उठना बैठना पसंद नहीं करते। एक गैप डाल दिया गया, उधर से भी कट गए और इधर से भी कट गए, ये दशा वहां थी। तो वो घटना मुझे उन्होंने उस समय फूलन देवी ने दिल्ली में जंतर मंतर पर जब हम बैठे थे तो बातचीत के दौरान ये सब बताया कि हम भी उसी कैटेगरी में हैं, लेकिन हम लोगों को वहां पर ओबीसी में डाल रखा है, जिससे हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। ये बात उस समय सांसद बनकर 13 दिन सांसद रहने के बाद में फिर चुनाव लड़ी, और फिर वो चुनाव बूथ कैप्चरिंग की वजह से हार गई। फिर वो 13 महीने सरकार चली, उसके बाद फिर वो सरकार गिर गई, और उसके बाद में दोबारा जब सरकार चुनाव हुए तो वो फिर से जीत करके लोकसभा में गई, और उसके बाद में उसे मार डाला गया। ये कहानी मैं आपको उसके जन्मदिन पर इसलिए बता रहा हूं कि जो आदिवासी के रूप में आज नहीं तो एक दिन पहले का जो वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे है, जिसे भारत में जो ट्राइब्स लोग बड़े गर्व से आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, उन लोगों को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी में डाला हुआ वो भाई भी तुम्हारा ट्राइब्स है। बिहार में मुसहर, जिसको शेड्यूल कास्ट में डाला गया, वो भी आपका भाई है। ये सब बाद में षड्यंत्र पूर्वक, जो षड्यंत्र के साथ में हुआ है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के समय में नहीं हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर ने ट्राइब्स जातियों को जहां जहां थी उनको सूचीबद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन 100% वो नहीं कर पाए थे। तो जो बची हुई जातियां थी उनको इन्होंने इस प्रकार से षड्यंत्र के तौर पे डाल दी। गुजरात के अंदर भी बता दूं आपको, एक कोली पटेल है, एक लेवा पटेल है, एक कड़वा पटेल है, 3 पटेल हैं। तो लेवा और कड़वा, उनके अंदर बेटी व्यवहार तो करो नहीं होता है, लेकिन रोटी व्यवहार होता है। वहां पर उनमें अनटचेबिलिटी नहीं है दोनों के बीच में। लेकिन जो कोली पटेल है, उसको लेवा और कड़वा पटेल उसको हीन दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वे मूल रूप से कोली वंश, जो ट्राइब्स आदिवासी है, उससे बिलोंग करते हैं, और वो ज़्यादातर कोस्टल एरिया में निवास करते हैं। तो उनका जो है वहां पर, वो भी उन लोगों ने चलो उनको ओबीसी में डाल दिया, लेकिन वो ओबीसी के जो लोग हैं वो उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
तो ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा था क्योंकि आज मुझे पता है कि लोग बहुत परेशान होते हैं, इसलिए कई लोगों की सलाह भी आई है कि थोड़ा शॉर्ट में ही कर ले तो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे या ज़्यादा देखेंगे। तो मैं इसको आज लगभग कोशिश करूँगा कि जल्दी ही निपटा दूँ। तो ये बात मैंने आपको फूलन देवी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में इसलिए बताई कि पूरे देश के अंदर जो ट्राइब्स बचा हुआ है, ट्राइब्स तो सभी है, पूरा भारत का 90% जो लोग है वे लोग आदिवासी हैं। उनकी पहचान खत्म कर दी गई है, पहचान खत्म किए हुए आदिवासी और पहचान बनाए हुए आदिवासी। तो ये सिलसिला उन्होंने बंद नहीं किया कि जिस तरीके से काम के आधार पर जातियां बना करके इस देश के मूल निवासियों को पहचान खत्म करके शूद्र वर्ण में डाल करके उनकी सेवा लेकर के उन्होंने उनसे अलग कर दिया, ठीक उसी तरीके से अनटचेबल बना करके एक वर्ग को, और जो वो ट्राइब्स था, वो आदिवासी ही था, उसको एक अलग पहचान, अछूत की पहचान दे करके उनको साइड में कर दिया। लेकिन बाद में भी कुछ बच गए थे, 7-8-10%। जो 10% 15% बचे हुए लोग थे, उनको भी इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद और इस देश में तथाकथित आज़ादी के बाद में भी इनकी पहचान खत्म करने का सिलसिला आज तक खत्म नहीं किया, अभी भी जारी है। और अभी भी वो हर संभव प्रयास करते हैं कि इनकी पहचान खत्म कर दी जाए। इसके लिए वो आदिवासी एरिया में बड़े बड़े प्लान बना करके वहां से उनको विस्थापित करने का, माइग्रेट करने का प्लान बनाते हैं, ताकि वे लोग शहरों में जाएं और वहां फुटपाथ पर झोपड़पट्टी में अपनी पहचान खत्म करके और कहीं और नाम से पहचाने जाएंगे, तो ये आदिवासी नहीं रहेगा। आदिवासी शब्द और मूल निवासी शब्द, ये मैं आपको आज समझाना चाहूँगा कि इस देश के अंदर जब 2001 में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कल भी और हर साल भी देखते हैं और वैसे भी नॉर्मली बात भी चलती रहती है, तो वो कहते हैं कि जो मूल निवासी शब्द है, ये लोग ये भारत के इंडिजीनियस पीपल नहीं है, यानी कि भारत के ये मूल निवासी यानी आदिवासी नहीं है। ऐसा जिनको आदिवासी का वो सिर पे चढ़ा हुआ है ना भूत, और समझते हैं कि हम आदिवासी ही हैं और आदिवासी ही सारा तीर मार लेंगे। अच्छी बात है, मारना चाहिए, क्योंकि हमें गर्व है कि हम देश की पहचान बनाए हुए हैं, इससे मैं ऐतराज़ नहीं करता, मैं खुद भी उसी कैटेगरी से आता हूँ। लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि जब 2001 में इस देश के अंदर एक सोशल जो सिस्टम देश का है उसके ऊपर जो रिसर्च हुआ और उसमें एक चीज़ सामने आई डीएनए के आधार पर, तो डीएनए के आधार पर एक चीज़ क्या सामने आई कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, और इन तीनों में से कन्वर्टेड यानी धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक, चाहे वो सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, जैन है, ये तमाम लोग जो है ये भारत के मूल निवासी हैं या कैसे हैं, किस आधार पे ये डीएनए ने साबित किया कि इन लोगों का डीएनए आपस में 100% मिलता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, और उसमें से धर्म परिवर्तित लोग, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो रिसर्च सामने आया, सबसे बड़ा जो रिजल्ट सामने आया वो ये था कि भारत में रहने वाली जो भी औरतें हैं वो विदेश से नहीं आई है, विदेश से आई हैं उनकी बात अलग है, वो यहाँ नागरिकता बना लेकर के रह रही है उनकी बात अलग है, लेकिन भारत के अंदर रहने वाली महिलाएं जो है उनका डीएनए 100% एक मिलता है, आपस में मैच करता है, चाहे वो ब्राह्मण के घर में है, क्षत्रिय के घर में है, चाहे वैश्य के घर में है, चाहे वो शूद्र के घर में है, चाहे वो मुसलमान के घर में है, चाहे वो क्रिश्चियन के घर में है, कहीं पर भी है, वो महिला का डीएनए आपस में 100% मैच करता है। और जो पुरुष हैं उनका डीएनए एससी, एसटी, ओबीसी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी और जो ओबीसी है इनका डीएनए आपस में 100% मैच करता है, जबकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का डीएनए इन लोगों से बिल्कुल मैच नहीं करता, बिल्कुल ही मैच नहीं करता, जबकि उनका डीएनए मध्य एशिया, यूरेशिया और वहाँ के इराक, ईरान के देशों से मेल खाता है, मिलान करता है। यहाँ के लोगों के साथ में उनका 1-आधा % भी उनका डीएनए नहीं मिलता है।
तो बात अब तक सारे लोग जान चुके हैं कि डीएनए के आधार पर ये बात क्लियर हो गई। लेकिन मैं आज यहाँ डीएनए के आधार पर जो बात हुई है उस बात को और ज्यादा, जो हमारे बीच में एक विवाद खड़ा कर रही है, हमारे लोगों के बीच में एक दरार पैदा कर रही है, उसको क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं मैं। कि जब हमने एक क्लियर कर दिया कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वैश्य का नाम जब मैं लेता हूं तो जैन नहीं, जैन बाहर है, और जब मैं क्षत्रिय का नाम लेता हूं तो वे लोग नहीं जो गांवों में छोटे छोटे राजपूत ठिकाने घराने हैं, वो नहीं, वो लोग भारत के मूल निवासी है। मैं कई बार कह चुका हूं, और अगर डाउट है तो डीएनए टेस्ट करवा लें। लेकिन जो लोग बड़े घरानों के लोग हैं, जो राजे महाराजे हैं, उन लोगों का डीएनए, और ब्राह्मणों का तो 100% सारा गांव के अंदर जब भीख मांग के भी खाता है तो उसका डीएनए भी उन यूरेशिया के लोगों से मिलता है। ये बात हम पहले क्लियर कर चुके हैं। लेकिन आज हमें क्लियर क्या करना है? आज क्लियर ये करना है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो आदिवासी है इस देश के अंदर, वे ही भारत के मूल निवासी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।